ये अचानक कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसमें और लिंक टूट गया था, इसलिए हम लोग दोबारा जुड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही होगी। शैलजा जी, आवाज आ रही है मेरी? शैलजा जी, आवाज आ रही है मेरी? लिंक टूट गया था। शैलजा जी, आवाज आ रही है फिर मेरी? कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई। आवाज आ रही है क्या? आवाज जी। रविंद्र भारद्वाज जी कह रहे हैं आवाज आ रही है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे लिंक टूट गया, क्या नाम है लाइव का। तो पिता होना, पिता होना जिम्मेदार आदमी हो जाना है। इस तरह जिम्मेदार हो जाना, इस तरह जिम्मेदार हो जाना जिसमें स्व का विलय हो जाना स्वयं सृजित संसार में निहायत जरूरी हो जाता है। इस तरह जिम्मेदार हो जाना जिसमें स्व का विलय हो जाना स्वयं सृजित संसार में निहायत जरूरी हो जाता है। शैलजा जी का फोन आ रहा है। हाँ शैलजा, बताएं, आपका ये लिंक टूट गया था बीच में। हेलो। हाँ, लिंक टूट गया था बीच में, आप पता नहीं कैसे हो गया था, फिर आ गए हैं। फिर दोबारा हम हैं, लाइव है इस समय, फिर दोबारा। हाँ। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं से कुछ लिंक टूट गया था बीच में, जो भी था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हम इसको पढ़ते हैं दोबारा। मैं इस कविता को पढ़ रहा हूँ। पिता होना, पिता होना जिम्मेदार आदमी हो जाना है। इस तरह जिम्मेदार हो जाना जिसमें स्व का विलय हो जाना स्वयं सृजित संसार में निहायत जरूरी हो जाता है। बिना किसी संकोच के मन की समस्त दुविधाओं को दूर, बहुत दूर कहीं फेंक आना, जहां से लौट कर उसके सपने भी ना आए, जहां से लौटकर उसके सपने भी न आए। प्रशांत पड़े जीवन में किसी पल अचानक पिता हो जाने का संदेश होता है। किसी पल अचानक पिता हो जाने का संदेश होता है। चुपके से न जाने कहाँ चला जाता है किशोर वय में अर्जित उन्माद। बदल जाता है चंचलता का चरित्र। कुछ भी नहीं रहता जीवन में ठीक ठीक पहले की तरह, सिवाय अपनी आंखों में बस गई अपने पिता की दो आंखों के, सिवाय अपनी आंखों में बस गई पिता की दो चमकती आंखों के, जिनमें सपने अपने लिए नहीं बच्चों के लिए आते हैं। बहुत सुखद होता है पिता हो जाना, इस संशय का मर जाना कि जिंदगी बंजर भी हो सकती है। बंजर न होना पिता होना है। पिता होना सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, जिम्मेदारियों में स्वयं को मिटाना होता है। स्वयं को मिटाना, अपने सपनों में खुद अनुपस्थित हो जाना, छोड़ देना उसमें बच्चों को निश्चल किलकारियां भरने के लिए पिता होना है। पिता होना ब्रह्मा होना है। पिता होना ब्रह्मा होना है। तो आ, इस कविता के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ आप लोगों को प्रेम की कविताएं मैं सुनाता हूँ। जी 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 शैलजा जी। तो पिता के लिए कविता जरूरी थी। कुछ आप लोगों को मैं प्रेम कविताएं सुनाता हूँ। फिर सोन चिरई जो मेरी कविता है, अगर आप में से कुछ लोग मेरी कविताओं से परिचित हों और कोई कविता सुनने की इच्छा हो, तो आप कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, मैं देख लूंगा। तुम कहाँ हो सुलेखा। सरोवर की सीढ़ियों पर बैठा एक आदमी जोह रहा है किसी की बाट। घोंसले की ओर लौटती चिड़ियों की आंख में चमक रही है सांझ। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो सुलेखा। दिन भर का थका हारा सूर्य घरौंदे की खोज में भटकते भटकते चला गया है किसी गुफा में। ढलान से दूर, बहुत दूर, बिजली की रोशनी में टिमटिमाता है शहर। तुम कहाँ हो सुलेखा। तुम कहाँ हो सुलेखा। गांव के दक्षिण नगाड़े पर
देता है कोई मधुर था। गांव के बीचों बीच एक स्त्री, गांव के बीचों बीच एक आंगन में नृत्य करती है एक युवती। तुम कहाँ हो सुलेखा? जंगल में आधी रात को फूटता है एक सोता, जंगल में आधी रात को फूटता है एक सोता। शहर की दोपहरी में खाली हैं बसें, तुम कहाँ हो सुलेखा? जीवन रण में दर बदर भटकता है मृग नयन मन, तुम कहाँ हो? जीवन रण में दर बदर भटकता है मृग नयन मन, तुम कहाँ हो सुलेखा? सरोवर की सीढ़ियों पर बैठा एक आदमी जोह रहा है किसी की बाट। घोंसले की ओर लौटती चिड़ियों की आंख में चमक रही है सांझ, तुम कहाँ हो सुलेखा? तुम कहाँ हो सुलेखा? ममता जी भी आ गई हैं। बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे काव्य पाठों में ये रहता ही है। बस की प्रतीक्षा में विदा, छोटी सी कविता है प्रेम की, बहुत गौर से सुनिएगा। बस की प्रतीक्षा में खड़ा छोड़ रहा हूं वह शहर, जो मेरी सांसों में तुम्हारी तरह रहा है। बस की प्रतीक्षा में खड़ा छोड़ रहा हूं वह शहर, जो मेरी सांसों में तुम्हारी तरह रहा है। जब तुम नहीं फिर शहर कहाँ, जब तुम नहीं फिर शहर कहाँ, कौन पहचानेगा मुझे तुम्हारी नजर लेकर। इतने वर्ष शहर में नहीं तुम्हारी आंख में रहा हूं मैं, इतने वर्ष शहर में नहीं तुम्हारी आंख में रहा हूं मैं। जब तुम नहीं फिर मैं कहाँ, जब तुम नहीं फिर मैं कहाँ। और इसी क्रम की एक और कविता पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को वो पसंद आएगी कविता। कई बार मैंने उस कविता का अलग अलग जगहों पर पाठ किया है। चुटकी भर में, बहुत आसान है किसी दिन, बहुत आसान है किसी दिन चुपचाप उठकर तुम मेरे होने से बहुत दूर चले जाओ। बहुत आसान है किसी दिन चुपचाप उठकर तुम मेरे होने से बहुत दूर चली जाओ। संभव है जाने से पहले मेरे प्यार को दुलराओ। यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। चौखट के सिरहाने छिटकी बिखरी स्मृतियां बटोरो न बटोरो, चलती जाएंगी वे तुम्हारे तलुओं से सटी लिपटी। तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां तुम्हारी थकावट बांटती, तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां तुम्हारी थकावट बांटती हुई। जहां भी करोगे विश्राम बैठकर, वहीं आसपास तुम्हारे सपनों की धूप में मैं भी मिलूंगा। वहीं आसपास तुम्हारे सपनों की धूप में मैं भी मिलूंगा। यह कैसे हो तुम रहो मैं नहीं, तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है। तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है, मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। तुम कहीं भी जाओ, कितना भी बचकर जाओ, चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ, चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो मुझे लगता है कि इस कविता के साथ धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कहा है विनीता सिंह ने सोन चिरई, सुनाऊंगा मैं सोन चिरई का पाठ करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आखिर में उसका पाठ करूं। और आप लोगों के लिए एक और कविता मैं पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग रोजी रोटी के लिए अपनी मूल जगहों से दूर चले जाते हैं, कई बार अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अलग भी हम जीवन में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो रक्त सा लाल एक फूल, मैं कविता सुनाता हूं आपको। मैं उतर आया पहाड़ से, मैं उतर आया पहाड़ से, रोजी लेकर गई थी पहाड़, रोजी ने उतार दिया पहाड़ से। लेकिन मैं उस तरह नहीं उतरा जैसे उतरती हैं नदियां,
लेकिन मैं उस तरह नहीं उतरा जैसे उतरती हैं नदियां, उस पत्थर की तरह भी नहीं जो अनचाहे फिसल जाता है अपनी जगह से। जो अनचाहे फिसल जाता है अपनी जगह से। मेरी इच्छा में शामिल नहीं था पहाड़। मेरी इच्छा में शामिल नहीं था पहाड़, वह बाहर भी नहीं था मेरी इच्छा के। उन दिनों जीविका के लिए जाना पड़ता चांद पर, तो वहां भी चला जाता। उन दिनों जीविका के लिए जाना पड़ता चांद पर, तो वहां भी चला जाता। मैं सैलानी नहीं था, मेरे पीछे एक घर था जो ताक रहा था निर्निमेष मेरी ओर। जो ताक रहा था निर्निमेष मेरी ओर। मैं पहुंचा पहाड़, मैं रमा पहाड़ में, मैंने जाना वहां। कहीं कोई फर्क नहीं था। रोटी में हवा में उतना ही दुलार था, नींद में उतना ही घनत्व। हवा में उतना ही दुलार था, नींद में उतना ही घनत्व। पर समय रुक न सका, जैसे नहीं रुक पाता देर तक पलकों पर ठहरा पानी। जैसे नहीं रुक पाता देर तक पलकों पर ठहरा पानी। मैं उतर आया पहाड़ से। समय के साथ छूट जाते हैं बहुत से लोग, समय के साथ भुला जाते हैं बहुत से लोग। पर कुछ न कुछ होता है ऐसा जिस पर नहीं चढ़ती समय की धूल। बरसों बीत गए पहाड़ से लौटे। बरसों बीत गए पहाड़ से लौटे, बरसों बीत गए मैं नहीं लौट पाया पहाड़। पर आज भी मेरी आंखों में बचा है, पर आज भी मेरी आंखों में बचा है रक्त सा लाल एक फूल बुरूस का। अ, अ, अनिल मिश्र जी आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, अपने लोग हैं। बहुत अच्छा लगता है। सैया जी, मैं धूप कविता भी सुनाता हूँ आपको। तो ये मैं मुझे लग रहा था कि इस कविता को सुनाना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग नौकरी के लिए तमाम कारणों से दूर दूर चले जाते हैं और एक अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत छोटी सी कविता है, धूप। शैलजा जी ने कहा है उसके लिए। धूप किताबों के ऊपर है या भीतर कहीं उसमें, कहना मुश्किल है इस समय। धूप किताबों के ऊपर है या भीतर कहीं उसमें, कहना मुश्किल है इस समय। इस समय मुश्किल है कहना कि किताबें नहा रही हैं धूप में या धूप किताबों में। इस समय मुश्किल है कहना कि किताबें नहा रही हैं धूप में या धूप किताबों में। पर यह देखना और महसूसना नहीं मुश्किल, पर यह देखना और महसूसना नहीं मुश्किल कि मुस्कुरा रही हैं किताबें धूप की तरह, और धूप गरमा रही है किताबों की तरह, और धूप गरमा रही है किताबों की तरह। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी कायांतरण संग्रह से अगली कविता मैं पढ़ता हूं। नमक हराम। आंखों के जल में होता है नमक, पर कितना किससे पूछा जाए। आंखों के जल में होता है नमक, पर कितना किससे पूछा जाए। क्या वह स्त्री ठीक ठीक बताएगी आंखों के जल में नमक का अनुपात, जिसकी उम्र का अधिकांश आंसुओं से भीगे आंचल को सुखाने में बीता है। क्या ठीक ठीक, क्या वह स्त्री ठीक ठीक बताएगी आंखों के जल में नमक का अनुपात, जिसकी उम्र का अधिकांश आंसुओं से भीगे आंचल को सुखाने में बीता है। या बताएगी वह अपराधी घोषित कर दी गई नदी, जिसने समुद्र में अपने विलय से इनकार कर दिया। या बताएगी वह अपराधी घोषित कर दी गई नदी, जिसने समुद्र में अपने विलय से इनकार कर दिया। वैसे पूछा तो उससे भी जा सकता है जिसकी माँ स्वर्ग सिधार गई उसके जन्म समय, प्रसव पीड़ा रूढ़ियों और सुविधाओं की कमी से। प्रसव पीड़ा रूढ़ियों और सुविधाओं की कमी से निश्चय ही उसका कंठ अब भी सूखा होगा। पर वह हुआ निरा पुरुष तो बोलेगा कितना सच। पर वह हुआ निरा पुरुष तो बोलेगा कितना सच। सदियों से आंखों की गहराई का उपमान रहा है समुद्र, पर शायद ही कभी किसी ने याद किया हो दोनों को साथ साथ नमक के लिए।
शायद ही कभी किसी ने विचार किया हो दोनों के खारेपन के अंतर पर। समुद्र चाहे जितना हो अगम, छिपा नहीं पाता है अपना खारापन। समुद्र चाहे जितना हो अगम, छिपा नहीं पाता है अपना खारापन। पर स्त्रियां अनादिकाल से पी रही हैं अपना खारापन। बदल रही हैं चेहरे के नमक को, बदल रही हैं आंखों के नमक को चेहरे के नमक में। और पुरुष चमत्कृत है, खुश है कि यह रूप लावण्य उसके लिए है। पर स्त्रियां अनादिकाल से पी रही हैं अपना खारापन, बदल रही हैं आंखों के नमक को चेहरे के नमक में। और पुरुष चमत्कृत है, खुश है कि यह रूप लावण्य उसके लिए है। वह खुश होता है जैसे समुद्र पर, वैसे ही स्त्री पर। उसके लिए दोनों महज सौंदर्य हैं। कभी कभी क्रोध में, रक्त मज्जा में समाये क्रोधवश, कहता वह दोनों को अबूझ भी। वैसे पूछिए कभी किसी ऐसे पुरुष से जिसने प्रेम नहीं किया स्त्री को स्त्री में बदल कर, कि कितना नमक होता है आंखों से बहती जलधारा में। तो वह नहीं बता पाएगा, संभव ही नहीं उसके लिए बता पाना। यह समुद्र का पानी नहीं जिससे छान लिया नमक, यह समुद्र का पानी नहीं जिससे छान लिया नमक। यह पीड़ित खदबदाती आत्मा का जल है। इसमें चाहे जो हो नमक का अनुपात, वह अनुमोल है। और मुहावरे में कहें तो इस नमक को अपना सुख समझता पुरुष, पूरा नमक हराम है। तो ये कविता नमक हराम। अरुण होता जी भी आ गए हैं, अनिल जी भी आ चुके हैं, भावना है, शैलजा जी तो पहले से हैं, नागेश जी, हमारे कई लोग मैं देख रहा हूँ कि जो लोग कविता प्रेमी हैं, कविता से जिनको बहुत प्रेम है, वो लोग यहाँ लगातार उपस्थित हैं। तो ये बहुत अच्छा है। आर्य हरीश दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ दिख रहे हैं और अच्छा लग रहा है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। एक कुछ और कविताएं आप लोगों के लिए मैं पढ़ता हूँ। मित्रता पर एक कविता पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि इस दौर के लिए बड़ी जरूरी कविता है यह। मेरे ख्याल से हाल फिलहाल के किसी काव्य पाठ में शायद मैंने इस कविता को नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी हुआ तो एक आध बार से अधिक नहीं पढ़ा है। यह पीपल के पत्तों सा झरता हुआ समय है, जब बहुत सारे लोगों के लिए मित्रता फुर्सत के क्षणों का शगल बन गई है। यह पीपल के पत्तों सा झरता हुआ समय है, जब बहुत सारे लोगों के लिए मित्रता फुर्सत के क्षणों का शगल बन गई है। फुर्सत हो तो याद आए मित्र, न कटते हुए समय को सुपारी की तरह काटने के लिए। और जो न हो फुर्सत तो बहटिया दे मिलने पर, आखिर क्यों व्यर्थ करें वे अपने उपजाऊ समय को, आखिर क्यों व्यर्थ करें वे अपने उपजाऊ समय को। अब उन दिनों को सिर्फ याद किया जा सकता है जब समय से समय चुरा कर लोग मिलते थे अपनों से। जो जिक्र आए उनकी व्यस्तता का तो लजा जाते थे, कहते थे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। कोई भी व्यस्तता या सफलता बड़ी तो नहीं अपनों से, कोई भी व्यस्तता या सफलता बड़ी तो नहीं अपनों से। तब लगता था जैसे मन की गति के साथ साथ डगर रहा है समय, तब लगता था जैसे मन की गति के साथ साथ डगर रहा है समय। हालांकि तब भी समय अपनी ही गति से चलता था, पर रोक नहीं पाता था जीवन की गति। तब अपनों की आंखों में देखा जा सकता था आर पार, लेकिन अब मुश्किल हो गया है अपनी ही आंखों के आर पार देखना। लेकिन अब मुश्किल हो गया है अपनी ही आंखों के आर पार देखना। अब बहुत कम लोग हैं जो आईने के सामने खड़े होकर साहस कर सकें स्वयं से नजरें मिलाने का। अब बहुत कम लोग हैं जो आईने के सामने खड़े होकर साहस कर सकें स्वयं से नजरें मिलाने का। किसी भी समय में जिन रिश्तों को होना चाहिए पानीदार और पानी की तरह पारदर्शी, वे अब काठ की तरह हैं, वे अब काठ की तरह हैं। कोई माने या न माने,
पर बिजली की तरह गिरता हुआ यही सत्य है हमारे समय का, मृत्यु जितना सत्य। कोई माने या न माने, पर बिजली की तरह गिरता हुआ यही सत्य है हमारे समय का, मृत्यु जितना सत्य। सुनील चतुर्वेदी जी भी आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सहृदय अगर हों तो फिर क्या कविता, काव्य पाठ का आनंद है, कविता का आनंद रहता है। तो ये अपने लोग हैं और बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि तो आप लोगों को कुछ और सुनाऊं, थोड़ा अलग सा सुनाऊं, उसके बाद फिर कविताओं की ओर मैं लौटता हूँ। आप लोगों को मैं कुछ सुनाता हूँ जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। बस 1 मिनट का मुझे समय दें, मैं आप लोगों को कुछ सुनाता हूँ। सुनिए, गजल सुनिए। कम लोग जानते हैं कि मैं गजलें लिखता रहा हूँ और लगभग अपने कवि जीवन के आरंभ से लिखता रहा हूँ, प्रकाशित नहीं कराया कभी। तो गजल सुनाता हूँ आप लोगों को, सुनिए। सुनिए। रात आई है सिरहाने रंगों लेकर, जागता है दिल तुम्हारी जुस्तजू लेकर। रात आई है सिरहाने रंगों लेकर, दिल जागता है दिल तुम्हारी जुस्तजू लेकर। भूलने को भूल जाएं बात सारी हम, भूलने को भूल जाएं बात सारी हम, आंखें लेकिन जागती हैं आरजू लेकर। आंखें लेकिन जागती हैं आरजू लेकर। रात आई है सिरहाने रंगो मुंह लेकर, जागता है दिल तुम्हारी जुस्तजू लेकर। सब सुना पर रह गया ये, सब सुना पर मन रह गया ये मेरा सुना। किस तरह सब सुना पर मन रह गया ये मेरा सुना। आप जीते इस तरह सब आबरू लेकर, और आप तो चुप हैं मगर दिल पूछता है। आप तो चुप हैं मगर दिल पूछता है। अब किस तरह चुप रह सकूंगा गुफ्तगू लेकर। रात आई है सिरहाने रंगो लेकर, जागता है दिल तुम्हारी जुस्तजू लेकर। और सुनिए, शेर सुनिए कुछ और, कि हम प्यार के नगमे गाते हैं पर आप कहाँ सुन पाते हैं। हम प्यार के नगमे गाते हैं पर आप कहाँ सुन पाते हैं। मन नदिया है नाव है सपने, लहर चले तो हिल जाते हैं। मन नदिया है नाव है सपने, लहर चले तो हिल जाते हैं। हम प्यार के नगमे गाते हैं पर आप कहाँ सुन पाते हैं। हाथ में लेकर दिन बैठा हूँ, हाथ में लेकर दिन बैठा हूँ, देखेंगे वो कब आते हैं। खत में नहीं होती बातें सब, खत में नहीं होती बातें सब, जो समझेंगे मिल आते हैं। पल पल भरा है ये मन उनसे, पर पास मेरे वो कब आते हैं। पर पास मेरे वो कब आते हैं। शैलजा मूलतः गीति काव्य की कवित्री हैं और मंचों पे जाते, मुझे लगा कि उनके मंच से कुछ छंद में होना चाहिए। और मैं बराबर मानता हूं कि जो लोग मुक्त छंद में लिखते हैं उनको छंद का अभ्यास करना चाहिए, भले ही वो मुक्त छंद में लिखते रहें, लेकिन ये रहे तो मुझे लगता है कि चीज़ें बनी रहती हैं, अच्छी चलती हैं। अ, एक और एक और गजल आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद कविता की ओर लौटता हूँ। कौन सोचेगा, बहुत छोटे छोटे बहर की गजल है ये। कौन सोचेगा हमारी जिंदगी कैसे गुजारी,
कौन सोचेगा हमारी जिंदगी कैसे गुजारी, एक पल थका जो कभी मैं, एक पल थका जो कभी मैं, दिख गई दुनिया की यारी, कौन सोचेगा हमारी जिंदगी कैसे गुजारी, पास बैठो तो चुकाऊं, पास मेरे है उधारी, पास बैठो तो चुकाऊं, पास मेरे है उधारी, पास से कब देख पाया आस की वो किरण प्यारी, आस की वो किरण प्यारी, और किस तरह छुई उंगलियां, बढ़ गई मेरी खुमारी, कौन सोचेगा हमारी जिंदगी कैसे गुजारी। और एक गजल के साथ मुझे लगता है कि गजल पाठ का मामला बंद करता हूं मैं, कि जेठ की लू में जले हैं हम अंगारों पर चले हैं, जेठ की लू में जले हैं हम अंगारों पर चले हैं, आप हमको देखिए तो, आप हमको देखिए तो हम किनारों पर पले हैं, जेठ की लू में चले हैं हम अंगारों, अंगारों पे चले हैं, जेठ की लू में जले हैं हम अंगारों पे चले हैं, आप हमको देखिए तो हम किनारों पर पले हैं, आप दौड़े कार बैठे पर कहीं धीरे चले हैं। और अगला शेर सुनिए, कि कौन सोचेगा हमारी हम सदा पीछे चले हैं, जेठ की लू में जले हैं हम अंगारों पे चले हैं। और आखिरी शेर जो अक्सर लोग भूल जाते हैं आम आदमियों के बारे में, कि आम आदमी कैसे होता है, तो आखिरी शेर सुनिएगा, उसके पहले मैं पहला मिसरा पढ़ता हूं, कि जेठ की लू में जले हैं हम अंगारों पे चले हैं, अब नहीं चलनी ये बातें, अब नहीं चलनी ये बातें, हम नहीं भोले भले हैं, हम अंगारों पर चले हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस गजल का भी मामला बनना चाहिए था, उससे बहुत सारी गजलें हैं, और कई बार क्या होता है कि आ, वो रह जाता है कि कहीं कुछ चीजें मन में रह जाती हैं कि हम सुनाएं, और एक चीज रह जाता है कि अ, आपको, चलिए एक गजल और सुना देता हूं, और मेरे ख्याल से उसके बाद सोन चिरई सुनाकर आज की इस काव्य पाठ की ओर हम लोग समाप्त करते हैं। आपकी बातें दिलों में खो चुकी हैं, अब न जागेंगी कभी सब सो चुकी हैं, आपकी बातें दिलों में खो चुकी हैं, अब न जागेंगी कभी सब सो चुकी हैं, आप आते उन दिनों तो बात होती, आप आते उन दिनों तो बात होती, भावनाएं अब हमारी हो चुकी हैं, हो गया मौसम कभी अब दिल उदास, हो गया मौसम कभी अब दिल उदास, तार आशा के उम्मीदें टो चुकी हैं, आपकी बातें दिलों में खो चुकी हैं, अब न जागेंगी कभी सब सो चुकी हैं, आप कहते हैं समय बदलेगा एक दिन, आप कहते हैं समय बदलेगा एक दिन, शर्तें परिवर्तन की पूरी हो चुकी हैं, अब न जागेंगी कभी सब सो चुकी हैं, आपकी बातें दिलों में खो चुकी हैं। और आखिरी शेर इस गजल का सुनिए, कि कब तलक हम राह देखेंगे तुम्हारी, अब तलक हम राह देखेंगे तुम्हारी, अब हमारी भी सुबहें सब हो चुकी हैं, अब हमारी भी सुबहें सब हो चुकी हैं, आपकी बातें दिलों में खो चुकी हैं, अब न जागेंगी कभी सब सो चुकी हैं। तो मित्रों, मुझे लग रहा था कि छंद की कवित्री का मंच है, तो वहां कुछ छंद में पढ़ देना चाहिए, और इसलिए मैंने कुछ छंद में पाठ किया, एक आध, तो इसलिए जो है हमें लगता है कि कुछ और पढ़ता हूं मैं, और उसके बाद आ, आज का काव्य पाठ हम समाप्त करेंगे। एक कविता मैं पढ़ता हूँ, बार बार इस कविता को मैं पढ़ता हूँ, और मुझे ये कविता अच्छी लगती है, मुझे लगता है जो भी युवा साथी हैं या तमाम लोग हैं उन सबको ये
अच्छी लगेगी कविता। और उनके मन में ऐसी चीज होनी चाहिए कि सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। स्वप्न पालना हाथी पालना नहीं होता। स्वप्न पालना हाथी पालना नहीं होता। जो शौक रखते हैं चमचों दलालों और गुलामों का, कहे जाते हैं स्वप्नदर्शी सभाओं में, सपने उनके सिरहाने थूकने भी नहीं जाते। सपने उनके सिरहाने थूकने भी नहीं जाते। सृष्टि में मनुष्यों से अधिक हैं यातनाएं, यातनाओं से अधिक हैं सपने, सपनों से थोड़े ही कम हैं सपनों के सौदागर, जो छोड़ देते हैं पीछा सपनों का ऐरे गहरे दबावों में, फिर लौटते नहीं सपने उन तक, फिर लौटते नहीं सपने उन तक। सपनों को कमजोर कंधे और बार बार चुंधियाने वाली आंखें रास नहीं आती। सपनों को कमजोर कंधे और बार बार चुंधियाने वाली आंखें रास नहीं आती। उन्हें पसंद नहीं वे लोग जो लपक कर आते हैं उनके पास फिर छुई मुई हो जाते हैं। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कई कविताओं का पाठ हुआ और अब मैं सोन चिरई का पाठ करता हूँ। विनीता ने कहा था और मुझे लगता है कि तारांजलि फाउंडेशन है एक स्त्री के नाम पर यह फाउंडेशन है और यहाँ पर सोन चिरई का पाठ यदि मैं न करूं तो शायद उचित नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और ये भी मेरे लिए सुख का विषय है कि शैलजा उसी मिट्टी की है जहाँ का मैं हूँ और वे उस सोहर से परिचित होंगी जिस सोहर पर आधारित है ये कविता। ये कविता एक सोहर पर आधारित है। उसको सुनकर बचपन से तो ये चीज जो है तो ये चीज रहता है। एक सोहर है कि सासू मोरी कहेली बंझनिया ननद वज्रवासिन हो, वज्रवासिन हो मैया जिनके में बारी बियाही उहे घर निकारिन हो। बचपन से मैं इस सोहर को सुनता था और कहीं मेरे भीतर वो घुलता रहता था और आज से लगभग 25 वर्ष पहले 1995 में मैंने इस कविता को लिखा और उसके बाद ये हिंदी की उस दौर की सबसे बड़ी पत्रिका पहल में बहुत प्रमुखता से प्रकाशित हुई। एक बड़े पेंटर अशोक भौमिक ने इस पर पेंटिंग बनाई, कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ और ये कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है। मैं आपको सुनाता हूँ ये कविता, मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत सारे लोगों के करीब है। तरुण जी भी आ गए हैं यहाँ पर और यशपाल सिंह चौहान जी लिख रहे हैं, शैलजा नाम है, मुक्त छंद है और छंद आपसे सुनना हमारा सौभाग्य है। एक सोहर सुनने के बाद। बहुत पुरानी कथा है, एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। बहुत पुरानी कथा है, एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं और जैसा कि हर किस्से में होता है उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की, अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने ना सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया, उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले।
बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बाज हो जाऊंगी, वरना मैं भी बाज हो जाऊंगी। सोच रही क्या करती, वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची, बांबी से नागिन निकली, नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे मैं तुझे काट खाऊंगी तो बाज हो जाऊंगी। सोन चिड़ई बहुत उदास हुई, फिर क्या करती, गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची, गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधाकर हाल चाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, और सुनो बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बाज हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिड़ई क्या करती, यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिड़ई क्या करती, उसने धरती से निवेदन किया, तुम्ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता, जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके उसारे में भी जगह ना बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा, अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी, बंजर तो ऊसर हो जाऊंगी। ये बहुत भावुक कर देती है कविता। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी, और मित्रों इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिड़ई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पार, प्यास से बेहाल एक सजीला युवक नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिड़ई को देख उसने सोन चिड़ई को देखा, सोन चिड़ई को देख वह पल भर के लिए सब कुछ भूल गया। उसने सोन चिड़ई को देखा, सोन चिड़ई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिड़ई से दुख का कारण पूछा, और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिड़ई पल छिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ बोली। सोन चिड़ई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ बोली, और पूरी उम्र जीकर और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी, तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी, तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिड़ई 8 बेटों की माँ थी, वह स्त्री थी, और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे होती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है, रचने का साहस पुरुष में नहीं होता। वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं, तभी पुरुष पुरुष होते हैं। हमारे मित्र, मैं सोच रहा था इसके साथ समाप्त करूं, हमारे मित्र तरुण जी एक कविता सुनाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि मैं सोन चिड़ई सुनाने के बाद सामान्यतः नहीं सुनाता, लेकिन ये महज इत्तेफाक है कि जिस कविता के लिए तरुण जी आपने कहा है वो कविता सूरज का अंगूठा खोलते ही सीधे हाथ में आई है। एक स्त्री का आत्मकथ्य। मुझे देह के उत्सव में नहीं डूबना, अभी लड़नी है लंबी और निर्णायक लड़ाई। मुझे देह के उत्सव में नहीं डूबना, अभी लड़नी है लंबी और निर्णायक लड़ाई। मैं महज एक देह नहीं, स्वप्न हूं माँ की आंखों की कोरों में समाई हुई। मैं महज एक देह नहीं, स्वप्न हूं माँ की आंखों की कोरों में समाई हुई। मुझे बहना नहीं काजल की तरह, शामिल होकर देह के उत्सवों में। बहना नहीं काजल की तरह, शामिल होकर देह के उत्सव में।
प्रलोभन चाहे जितना बड़ा हो, मैं झुकूंगी नहीं किसी डीह के आगे, लांघूंगी हर खाई दीठे खोल कर। मुझे नहीं चाहिए किसी और के हिस्से का प्रकाश, किसी और के हिस्से का साहस। मुझे नहीं शामिल होना देह के जादुई उत्सव में। मैं थूकती हूँ लालसाओं के बजबजाते महलों पर। मेरी नजर में वे गए बीते हैं किसी घूरे से। मुझे लुभाता है समुद्र का आवेग, मुझे लुभाता है समुद्र का आवेग, लुभाती है हिमालय की ऊंचाई। मैं स्त्री हूँ, प्रकाशित हूँ अपने ही प्रकाश से। मैं स्त्री हूँ, प्रकाशित हूँ अपने ही प्रकाश से। हमी से उधार लिया है सूर्य ने अंजुरी भर उजाला। हमी से उधार लिया है सूर्य ने अंजुरी भर उजाला। चंद्रमा ने चुटकी भर शीतलता, पृथ्वी ने गदोरी भर धैर्य। मैं स्त्री हूँ, प्रकाशित हूँ अपने ही प्रकाश से। हमी से उधार लिया है सूर्य ने अंजुरी भर उजाला। चंद्रमा ने चुटकी भर शीतलता, पृथ्वी ने गदोरी भर धैर्य। हमारी बाहों में समा सकते हैं कई कई आसमान। हमारी आंखों में समा हमारी बाहों में समा सकते हैं कई कई आसमान। मैं अबला नहीं, एक स्त्री हूँ, मुझे नहीं डूबना प्रायोजित देह के उत्सवों में। एक स्त्री का आत्मकथ्य इस कविता का शीर्षक है। बहुत अच्छा लगा, आप तमाम मित्र जुड़े, बहुत सारे लोग जो फेसबुक पर हैं, जिनकी उपस्थिति का पता नहीं लगता। बहुत सारे लोग बाद में काव्य पाठ से गुजरते हैं। कोई कविता यदि उन्हें रोक लेती है तो मुझे लगता है कि कविता लिखना सार्थक हो जाता है। शैलजा ने इसे आयोजित किया और इन सब में जो तारांजलि फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं तारा सिंह जी, यशपाल सिंह जी जो उपस्थित हैं इसमें लगातार हैं, और सुनीता चौहान जी, राजवीर सिंह जो शैलजा के हमसफर हैं, ये सब लोग, इन सब लोगों के प्रति आभार। सब लोग अपने हैं, ये पूरा परिवार अपना है। तो मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ जो लोग मेरे काव्य पाठ में शामिल हुए, मुझे सुन रहे थे, और जो लोग बाद में सुनेंगे उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा जुड़कर। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद रहेगा। क्या शैलजा चुप्पी का समाजशास्त्र क्या सुनना चाहती हैं या फिर कभी? शैलजा लिख रही हैं चुप्पी का समाजशास्त्र, तो अगर सुनना है तो मैं सुनाऊं, नहीं तो आज के काव्य पाठ को बंद किया जाए। अनिल जी लिख रहे हैं सुखद। तो हाँ, मुझे लगता है कि आज के काव्य पाठ को यहाँ रोका जाए। चुप्पी का समाजशास्त्र फिर आ, हम कभी सुनेंगे, सुनाएंगे। मैं आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सुनाइए कह रहे हैं लोग, तो चुप्पी का समाजशास्त्र 5-7 मिनट लगेगा क्योंकि थोड़ी सी लंबी कविता है वो। चुप्पी का समाजशास्त्र जो है, चुप्पी का समाजशास्त्र। उम्मीद थी मिलोगे तुम इलाहाबाद में, पर नहीं मिले। उम्मीद थी मिलोगे तुम इलाहाबाद में, पर नहीं मिले। गोरखपुर में भी ढूंढा पर नहीं मिले। ढूंढा बनारस, जौनपुर, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, वृंदावन, हरिद्वार, तुम नहीं मिले। किसी ने कहा तुम मिल सकते हो ओरछा में, मैं वहां भी गया, पर तुम कहीं नहीं दिखे। पर तुम कहीं नहीं दिखे। मैंने बेतवा के पारदर्शी जल में बार बार देखा, आंखें डुबो कर देखा, तुम नहीं दिखे। तुम नहीं दिखे गढ़कुनार के खंडहर में भी। मैं भटकता रहा, बार बार लौटता रहा तुमको खोज कर अपने अंधेरे में। न जाने तुम किस चिड़िया के खाली खोते में सब भूल भाल, सब छोड़ छाड़ अलख जगाए बैठे हो। ताकता हूं हर दिशा में, बारी बारी चारों ओर सब चमाचम है। कभी धूप, कभी बदरी, कभी ठंडी हवा, कभी लू, सब कुछ अपनी गति से चल रहा है। लोग भी खूब हैं धरती पर, एक नहीं दिख रहा। इस ओर कहाँ ध्यान है किसी का। पैसा पैसा पैसा, पद प्रभाव पैसा, यही आचरण दर्शन यही समय का। यही आचरण दर्शन यही समय का। देखो ना बहक गया मैं भी,
अभी तो खोजने निकलना है तुमको, और मैं हूं कि बताने लगा दुनिया का चाल चलन। और मैं हूं कि बताने लगा दुनिया का चाल चलन, पर किसे फुर्सत है जो सुने मेरा अगड़म बगड़म। पर किसे फिर पर किसे फुर्सत है जो सुने मेरा अगड़म बगड़म। किसी को क्या दिलचस्पी है इस बात में कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर देवरिया जिले के एक गांव में सिर्फ 1 कट्ठे जमीन के लिए हो रहा है खून खराबा पिछले कई वर्षों से। इन दिनों लोगों की समाचारों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। इन दिनों लोगों की समाचारों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। वे चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, उन्हें चिंता है अपने जान माल की, इज्जत आबरू की। पर कोई नहीं सोच रहा उन स्त्रियों की रक्षा और सम्मान के विषय में जिनसे संभव है इस जीवन में कभी मिलना ना। पर कोई नहीं सोच रहा उन स्त्रियों की रक्षा और सम्मान के बारे में जिनसे संभव है इस जीवन में कभी कोई मुलाकात न हो। हमारे समय में निजता इतना बड़ा मूल्य है कि कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता उसके दायरे से। हमारे समय में निजता इतना बड़ा मूल्य है कि कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता उसके दायरे से। वरना क्यों होता कि आजाद घूमते बलात्कारी, दलितों आदिवासियों के हत्यारे, शासन करते किसानों के अपराधी सब चुप हैं, अपनी अपनी चुप्पी में अपना भला ढूंढते। सबने आशय ढूंढ लिया है जनतंत्र का अपनी अपनी चुप्पी में। हमारे समय में जितना आसान है उतना ही कठिन चुप्पी का भाष्य। हमारे समय में जितना आसान है उतना ही कठिन चुप्पी का भाष्य। बहुत तेजी से बदल रहा है परिदृश्य, बहुत तेजी से बदल रहे हैं निहितार्थ। वह दिन दूर नहीं जब चुप्पी स्वीकृत हो जाएगी एक धर्मनिरपेक्ष धार्मिक आचरण में। वह दिन दूर नहीं जब चुप्पी स्वीकृत हो जाएगी एक धर्मनिरपेक्ष धार्मिक आचरण में। पर तुम कहाँ हो? मथुरा में, अजमेर में, यरूशलेम में, मक्का मदीना में, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती किसी ट्रेन में, अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में कहीं तो नहीं हो। कहीं तो नहीं हो। तुम ईश्वर भी नहीं हो किसी धर्म के जो हम स्वीकार लें तुम्हारी अदृश्यता। तुम ईश्वर भी नहीं हो किसी धर्म के जो हम स्वीकार लें तुम्हारी अदृश्यता। तुम्हें बाहर खोजता हूं भीतर डूबता हूं। तुम्हें बाहर खोजता हूं भीतर डूबता हूं। सूझ गई हैं आंखें आत्मा की, सूझ गई हैं आंखें आत्मा की। नींद बार बार पटकती है पुतलियों को, शिथिल होता है तन मन नयन। नींद बार बार पटकती है पुतलियों को, शिथिल होता है तन मन नयन। पर जानता हूं यदि सो गया तो फिर उठना नहीं होगा। पर जानता हूं यदि सो गया तो फिर उठना नहीं होगा। और मुझे तो खोजना है तुम्हें, और मुझे तो खोजना है तुम्हें। इसीलिए हार कर बैठूंगा नहीं इस बार, नहीं होने दूंगा तिरोहित अपनी उम्मीद को। मैं जानता हूं, खूब अच्छी तरह जानता हूं, एक दिन मिलोगे तुम, जरूर मिलोगे। मैं जानता हूं, खूब अच्छी तरह जानता हूं, एक दिन मिलोगे तुम, जरूर मिलोगे। तुम्हारे बिना होना बिन पुतलियों की आंख होना है। तुम्हारे बिना होना बिन पुतलियों की आंख होना है। तो मित्रों, चुप्पी का समाजशास्त्र हम सब लोगों को अपनी आत्मीयता बचा कर रखनी चाहिए। हम हम सारे लोग किसी न किसी के जीवन में पुतलियों की तरह का ही अर्थ रखते हैं। हमारी उपस्थिति आंख की पुतलियों की तरह है और अनुपस्थित पुतलियों की अनुपस्थिति की तरह है जब कुछ नहीं दिखता। तो हम लोगों को निश्चित तौर पर कवि हूं इसलिए कहना चाहता हूं कि संबंधों का निर्वाह तो करना ही चाहिए। बहुत आभारी हूं आप सबने हम मुझे सुना बहुत धैर्य के साथ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। शुक्रिया एक बार फिर। नमस्कार।